हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार पाल आपका द आचार्य पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड का अगला टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था आपको मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। हमने पढ़ा था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में जाना था और हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। आज हम देखेंगे उसी का अगला टॉपिक जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब ये स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, समझते भी हैं। अब स्कोप का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने 10th पास करके 11th में आए हैं। अब 11th में सबसे पहले तुम चूज करते हो स्ट्रीम, कोई साइंस चूज करता है, कोई कॉमर्स चूज करता है और कोई आर्ट्स चूज करता है। तो तुम्हें याद होगा या फिर समझते होगे किसमें ज्यादा स्कोप होगा। सबसे तुम राय मशवरा करते हो कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि हम आगे चल करके इसमें कहीं ना कहीं पर जरूर सेटल हो जाएंगे। बट अगर आर्ट्स चूज करते हो उसमें भी स्कोप है, लेकिन साइंस के मुकाबले जो उसका स्कोप है वो क्या है, कम है। वैसे ही फिजिक्स में भी क्या होता है, स्कोप होता है। ठीक, अब इस स्कोप को हम 3 डोमेन में डिवाइड करके रखे हैं। देयर आर 3 डोमेन्स इन फिजिक्स। मतलब अब इस स्कोप को हमने कितने पार्ट में बांट दिया है, 3 पार्ट्स में। जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है जो चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब जैसे हम अपने आसपास की सभी चीजों को देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। अब टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट में हम आसपास अपने अर्थ पे जो भी चीजें हैं सब देख रहे हैं और उसका आसानी से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो जिनका हम मेजरमेंट आसानी से लैब में कर सके, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, मैक्रोस्कोपिक कहलाती हैं। और जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो हमारे पास अगर कोई स्केल हो, देखा होगा उसमें सबसे छोटा जो होता है वो होता है मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से बड़ा है, 1 मिलीमीटर से बड़ा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक में रखेंगे क्योंकि उसका मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है जो इससे छोटे हो जाएंगे, 1 मिलीमीटर से छोटे भी तो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे अब 1 मिलीमीटर में माइक्रोमीटर से भी छोटे आते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो और भी छोटे हो जाते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो चीजें हमें दिखाई न दें, ठीक है, जो चीजें हम देख नहीं पाते हैं, जिसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम किस में रखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जिसकी लेंथ माइक्रोमीटर से क्या हो, छोटी होती है। लेकिन अब देखा होगा कि यहां पे 1 मिलीमीटर से बड़ी और माइक्रोमीटर से छोटा, मतलब इसके बीच में भी तो कोई रेंज आएगा। तो इसके बीच का जो डोमेन बचा है उसको हमने थर्ड डोमेन में रखा है। तो थर्ड डोमेन क्या है, मेसोस्कोपिक। तो मेसोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ एटम्स हैं, उनको साथ में रख लिया। अब जब साथ में रख लिया तो बहुत छोटे छोटी चीजें होंगी। अब ये समझ लो जो कि जैसे मिट्टी या धूल के कण हो गए, बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखाई देते हैं। अब उनकी साइज तो मिलीमीटर से छोटी होती है। और तुम्हें वो भी पता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब एक एटम्स का समूह होता है। तो हम तो देख तो सकते हैं लेकिन उसका मेजरमेंट हम स्केल से नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसका जो डोमेन है वो कौन सा है, मेसोस्कोपिक। ठीक है, इससे क्या पता चला, फिजिक्स में 3 डोमेन होते हैं। कौन कौन से, माइक्रो और मेसोस्कोपिक। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नाम तो सुना होगा, एक्साइटमेंट। कब आता है अंदर से एक्साइटमेंट, देखा होगा कि जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमारे सामने पहली बार आई हो तो हमें क्या लगता है, आश्चर्य होता है, अरे वाह हमने क्या देख लिया आज। ठीक है, अब जैसे सपोज अभी हमारे सामने या आसपास रोबोट्स नहीं आए हैं, क्यों, क्योंकि रोबोट तो फ्यूचर में आएंगे। अब वो जो फ्यूचर की चीजें हैं जो रोबोट अभी हमने नहीं देखा है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा, हमारे साथ भी रोबोट चलेंगे, हम सब काम रोबोट से करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे अगर सोचो कि अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट में तो जो आज हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है, कैमरा यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, टीवी और क्या कहते हैं फैन, यहां तक कि एसी, सब चीजें यूज करते हैं। ये अगर हम देखें 60-70 साल पहले तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं थी। तो उन सब के लोगों के लिए क्या होता था कि
ये सारी चीजें होंगी, अगर फ्यूचर में होंगी, वो जानते थे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें आएंगी जरूर, तो उनके अंदर से पहले से एक्साइटमेंट था। जैसे अब हमारे पास है तो, लेकिन इन सब चीजों को देखकर हम एक्साइटमेंट नहीं होती है। कब होगा एक्साइटमेंट? जैसे अगर तुमने बाई चांस मान लो कि अगर प्लेन पे नहीं बैठे हो, मौका मिले पहली बार हम प्लेन पे जाएंगे, अंदर से एक फीलिंग आएगी आज तो मैं प्लेन पे बैठूंगा, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट आया ना अंदर। तो वैसे ही फिजिक्स हर एक चीज को एक्साइट करती है। कैसे एक्साइट करती है ये देखो, जैसे कि जब शुरुआत हुआ था, कंप्यूटर बनने की जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय क्या था कि सबसे पहले 1 MB बनाया गया था। जब 1 MB तो पता ही होगा, ठीक है, तो 1 MB जब बना था तो उसकी साइज क्या थी पता है? जो घर में टेबल होती है बड़ी वाली, उससे भी बड़ी साइज थी 1 MB की। तुम सोच रहे हो क्या, अरे ये कैसे हो सकता है? हमारे तो मोबाइल में लगा होता है, कितना अब तुम्हारे मोबाइल में आता है 64 GB, 128 GB तक आ जाती है स्टोरेज, ठीक है। तो पहली बार जब MB बना था तो अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने ये MB बनवाया था। तो 1 MB तो उसको जब ले जाया जा रहा था प्लेन से, तो उस प्लेन पर उसको चढ़ाया जा रहा था कि और लिखा गया था कि ये जो है 1 MB स्टोरेज है। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि कंप्यूटर में 1 MB स्टोरेज बनाया गया है, ठीक है। तो वो उस समय के लोगों के लिए क्या था? एक्साइटमेंट था, स्टोरेज 1 MB का। लेकिन आज हमारे पास 128 GB तक का स्टोरेज है, लेकिन हमें उससे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं हाँ इतना तो कॉमन है। लेकिन आज अगर हमें एक्साइटमेंट चाहिए तो क्या देखना पड़ेगा? रोबोट के बारे में। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम एक्साइटमेंट होते हैं, जब रोबोट का समय आएगा तो कैसा होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको देने वाला कौन? ये सारी चीजें किसने बनाया? तो हम कहेंगे साइंटिस्टों ने बनाया, हमारे इंजीनियर्स ने बनाए। अब इंजीनियर्स के पीछे कौन होता है? फिजिक्स, ठीक। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं सबके पीछे फिजिक्स है। कोई भी चीज बनाए जाते हैं फिजिक्स बनाती है। एरोप्लेन उड़ता है फिजिक्स ने बनाया, कहेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल से बना है, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में से क्या बनाया गया? एरोप्लेन। तो ऐसे ही जितने भी डिवाइसेस हम देखते हैं हमारे आसपास, जो डिवाइसेस हैं उस सब को बनाने वाला कौन है? फिजिक्स के प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब हमें एक्साइटमेंट वो डिवाइस नहीं, कौन कर रहा है? फिजिक्स कर रहा है एक्साइटमेंट, ठीक। और आने वाले समय में भी आने वाले समय में जो इन्वेंशन होंगे उनके पीछे भी हमें एक्साइटमेंट कौन देगा? फिजिक्स देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फिजिक्स में क्या है? एक्साइटमेंट ऑफ। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या समझा आप लोगों ने? आपने समझा कि हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं आसपास, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में डे बाय डे देख रहे हैं, उन सब घटनाओं के पीछे कौन है? फिजिक्स है। अब बताओ, कुछ लोग सोचते होंगे तो फिजिक्स जो है बहुत बोरिंग होता है। हाँ होता है, लोगों को लगे तो बोरिंग ही है सब्जेक्ट, ऐसा माना जा सकता है। अगर मन के अंदर तुम बैठा लो तो फिजिक्स बहुत बोर करती है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि मुझे फिजिक्स सीखनी है और सीख करके मैं भी कोई ऐसा डिवाइस बनाऊंगा जिससे और भी लोग एक्साइटमेंट हो, तो तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ये हुनर है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तब। क्यों? क्योंकि अगर बिना सोचे तुम कुछ भी करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। इसीलिए आदत डाल लो, फिजिक्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है और ये समझ में भी आ जाएगी, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में कि हमें देने वाला, मतलब फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो सारे प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं, ठीक है। आने वाले समय में तुम ही में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि और भी डिवाइस देंगे जिसकी वजह से लोग एक्साइटमेंट होंगे, और ये होता रहेगा जब तक फिजिक्स है, तब तक होता रहेगा, लोग एक्साइटमेंट में जीते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब उसके एग्जांपल्स कुछ हैं, कंप्यूटर, टीवी, रोबोट, ऐसे बहुत सारे एप्लियंस हैं, सबका नाम तो लिख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल में कुछ हम लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी जो फिजिक्स है ये अपने आप में तो एक ब्रांच है ही साइंस की, लेकिन ये जो ब्रांच है ये साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ भी रिलेट करती है।
सिर्फ साइंस की ब्रांच के अलावा हम ये कह सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं हिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इन सब के साथ भी रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है सोचो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से ब्रांच, दूसरी ब्रांच जो है फिजिक्स से रिलेटेड है। पहला, फिजिक्स विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी तुम्हें केमिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर चीज़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, सब में केमिकल्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। तुम्हें पता है, सबसे छोटा सा मैं चीज़ लेता हूँ, नमक। नमक का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सब बताएंगे, NaCl, जो हम डेली अपनी लाइफ में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगर ये बना कैसे होगा, अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं, बना कैसे होगा ये सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझो। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सबको पता है सोडियम के पास होता है पॉजिटिव चार्जेस और क्लोरीन के पास होता है नेगेटिव चार्जेस। और फिजिक्स में क्या कहा जाता है, अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहां भी तो वही हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इस फोर्स का एक नाम रखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या बना, नमक बना। अब सोडियम को अगर पकड़ के चलेंगे तो उसके साथ क्लोरीन भी आएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ वो कंबाइन हो चुका है। कौन से फोर्स से, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अब ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, तब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या केमिस्ट्री में पढ़ोगे? नहीं, कहां पढ़ना है हमें, फिजिक्स में। इसका मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं सबके पीछे का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फिजिक्स है। और भी देखो, हम जो चीजें पढ़ते हैं आज फिजिक्स में, जो चीजें अभी फिलहाल तुम 11th में पढ़ोगे वो चीजें तुम्हारी क्लासिक फिजिक्स है। क्लासिक फिजिक्स का मतलब होता है जो हम 1900 के पहले वाली फिजिक्स पढ़ते हैं, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो उसके बाद आएगा 1900 के बाद जब आइंस्टाइन आए थे। तो आइंस्टाइन के आने के बाद फिजिक्स एक नए रास्ते पर चलने लगा। तो वो जो नया ब्रांच बना उस ब्रांच का नाम पड़ा मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, सुनने में और समझने में ये क्लासिकल फिजिक्स से डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग किया हो क्लासिकल फिजिक्स से, एंड करोगे मॉडर्न फिजिक्स में। अब समझ सकते हो, 11th तुम तो अभी शुरुआत कर रहे हो, अभी 11th पढ़ोगे फिर 12th पढ़ोगे, तो 12th के फाइनल टर्म में जब जाओगे तब वहां पर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स भी मिलेगा। उससे पहले क्या पढ़ना है तुम्हें, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो आज से मतलब ये चैप्टर तो केवल इंट्रो के बेसिस पे था। इस चैप्टर के बाद जैसे चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद के जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, क्लासिकल फिजिक्स, राइट। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे थे, फिजिक्स विद केमिस्ट्री कैसे रिलेट हुई, पता हो गया। हाँ, एक चीज और केमिस्ट्री में बताया जाता है कि जैसे अगर हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, राइट, H2SO4 है। अब उसमें अगर तुम जिंक मिला दो, क्या मिला दो, जिंक किसके साथ मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या होगा? सब कहेंगे कि सर जब हम उसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मतलब H2SO4 के साथ क्या मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, तो कहोगे कि सर ये तो ZnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है, और कहोगे कि हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। ठीक, ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी फिजिक्स है। कहोगे इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ये तो एक तरीके का रिएक्शन है, यहां तो फिजिक्स नहीं लग सकती है। मैंने कहा लगेगी फिजिक्स। पूछोगे कैसे, मैं बताऊं कैसे, सुनो। अब जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नेचर, हमारा जो नेचर है, इस नेचर का एक नियम है, हर ह्यूमन, हर एक ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी के फॉर्म में रहे। लोवेस्ट एनर्जी, कम से कम एनर्जी, जहां पर खर्चा हो। तुम ही ले लो, तुम अगर चलना पसंद, जैसे अगर मान लो किसी टूर पर जा रहे हो, टूर पे अगर जा रहे हो, अगर पैदल जाओ टूर पर, अगर टूर तुम्हें जाना है कम से कम 1000 किलोमीटर दूर, पैदल जाओगे तो सोचोगे मन में तो बहुत ज्यादा दूर है, वहां तक जाते जाते हम तो थक जाएंगे।
मतलब हमारी एनर्जी ज़्यादा खत्म हो जाएगी, राइट। तब सोचोगे काश मुझे ट्रेन मिल जाए वहां तक जाने के लिए तो आसान हो जाएगा। हाँ, तो तुम ट्रेन पकड़ लेते हो। अब सपोज मान लो उस टूर पर तुम ट्रेन से जा रहे हो, लेकिन क्या हुआ, ट्रेन में तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े हो ट्रेन में, बहुत भीड़ है ट्रेन में और वहां पे खड़े खड़े जा रहे हो। अब वहां पे माइंड में फिर से विचार आएगा, काश कहीं से सीट मिल जाती तो मजा आ जाता। होता है ना, सीट मिल जाती तो मजा आ जाता। क्यों भाई, अब तो ट्रेन में हो, अब तो चल भी नहीं रहे हो, फिर क्यों सोच रहे हो बैठ जाएं? पता है क्यों? क्योंकि बैठने में एनर्जी कम खर्चा होगी, खड़े होने पर एनर्जी हमारी ज्यादा खर्चा होती है, इसलिए बैठना चाहते हो तुम। चलो ठीक है, एक आध दो स्टेशन के बाद तुम्हें सीट मिल गई, ठीक है, बैठे हो आराम से, लेकिन आगे जाने के बाद माइंड में फिर से क्वेश्चन घूमने लगता है, बैक में पेन होने लगा। सोचोगे लेट जाते तो और भी मजा आ जाता। होता है ना, लेटने का मतलब क्या है, अब एनर्जी और भी कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या, हमें सबसे ज्यादा रिलैक्स कब मिलता है, जब हम लेटे रहते हैं। तो घर पर भी लॉकडाउन तो चल रहा है, सब घर पे बैठ के क्या करते होंगे, लेट कर पिक्चर मूवी वगैरह सब यही देख रहे होंगे, लेटे रहते हैं, पूरा दिन लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं है, लेटे रहो और कुछ काम नहीं है, ठीक। तो आजकल सब यही कर रहे हैं, तो तुम भी यही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एनर्जी तुम्हारी कम खर्चा हो रही है, राइट। वैसे ही ये भी होते हैं। अब यहां पर अब सोचो, ये SO4 है, तो हाइड्रोजन के साथ रहने में इसको ज्यादा एनर्जी लग रही है। कितनी एनर्जी? मान लो कि 100 जूल एनर्जी इसके साथ रहने में खर्चा करना पड़ रहा है SO4 को। अब उस SO4 में जैसे ही जिंक आया, उसको लालच आई। किस चीज की लालच आई? जिंक ने सल्फेट से कहा, भाई मेरे साथ आ जा, मैं 100 जूल नहीं 80 जूल में ही तेरे साथ रह लूंगा, बॉन्ड बना लूंगा 80 जूल में। अब बताओ सल्फेट क्या करना चाहेगा? वो भी तो अपने लोवेस्ट एनर्जी फॉर्म में जाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा, भाई तू जा, मैं जा रहा हूं जिंक के साथ, वहां पर एनर्जी कम लगेगी। तो उसने जिंक के साथ बॉन्ड बना लिया, किस फॉर्म में? लोवेस्ट एनर्जी के फॉर्म में। अब बताओ, एनर्जी मिली, इसके साथ रहने में एनर्जी कम खर्चा हुई, इसके साथ एनर्जी ज्यादा खर्चा हुई। पूरा सिस्टम जो है केमिस्ट्री का है, लेकिन इसका जो बेस है वो कहां निकला? फिजिक्स। क्यों? क्योंकि एनर्जी को हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। हाँ, इसका मतलब जो फिजिक्स है किसके साथ रिलेट कर गया? केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स विथ मेडिकल या बायोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल और बायोलॉजी एक ही ब्रांच में आ जाते हैं, ठीक। कैसे? अब ये सोचो कि बायोलॉजी तो पूरी तरीके से ही फिजिक्स पर बेस्ड है। कहोगे कैसे? मैं बताऊंगा कि अगर फिजिक्स नहीं होती तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जन्म ही नहीं हुआ होता। तुम बायोलॉजी में पढ़ते क्या हो? देखा होगा, सोचा हो, बायोलॉजी में तुम क्या पढ़ते हो? छोटी छोटी चीजें जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और भी छोटे छोटे सेल्स और भी उससे ज्यादा छोटी छोटी चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन ये तो हम देख ही नहीं पाएंगे। नेक्ड आइज से अगर देखने की कोशिश करोगे तो दिखेंगे ही नहीं। कहोगे अब क्या करें, हमें तो दिख भी नहीं रहे हैं। तो बायोलॉजी के बनाने के पीछे फिजिक्स आया। क्यों? फिजिक्स ने बायोलॉजी को क्या गिफ्ट किया? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसने बनाया? फिजिक्स ने। फिजिक्स ने बनाया माइक्रोस्कोप, तब जाकर के बायोलॉजी में पता चला, हाँ छोटी से छोटी यूनिट्स होती हैं, सेल्स जिसे कहते हैं, टिश्यूज बॉडी में होती हैं, इन सब चीजों के बारे में तब पता चला, तब जाकर के बायोलॉजी के ब्रांचेस डेवलप्ड हुए। लेकिन बेसिक कौन बना? फिजिक्स बना। इसका मतलब समझ सकते हो, मेडिकल और बायोलॉजी तो वैसे ही रिलेट हो गए फिजिक्स से। और भी चीजें देख लो, जैसे मेडिकल में ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट तक सर्जरी करनी है, हार्ट की सर्जरी करनी है, तो उसमें देखा होगा कि एक छोटा सा चीरे लगाते हैं या फिर थोड़ा सा कहीं भी होल करते हैं और उसके थ्रू पाइप लेकर जाते हैं। और वो पाइप जब लेकर जाते हैं, कहां लेकर जाते हैं? हार्ट तक। और उस पाइप के थ्रू क्या क्या भेजते हैं? उस पाइप के थ्रू डिवाइस भेजते हैं, काटने वाला इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, यहां तक कि उसके साथ कैमरा भी फिट करके भेजते हैं। तो भाई अगर कोई बॉडी है, उसके अंदर ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं, किसकी हेल्प से? वो जो इंस्ट्रूमेंट भेजे जा रहे हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कौन है? फिजिक्स है। इसका मतलब उन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला कौन हुआ? इंजीनियर हुआ।
इसका मतलब क्या समझे? समझे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं। उनको सिखाया जाता है भाई ये ऐसे ऐसे काम करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट बॉडी में इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से काटेगा। सोचो, तो मतलब डॉक्टर भी क्या है? इंजीनियर्स हैं, राइट? तो फिजिक्स बायोलॉजी से भी लिंक हो गई। अब कहोगे कि फिजिक्स वो तो समझ में आ गया, केमिस्ट्री से लिंक हो गया, बायोलॉजी से लिंक हो गया, एस्ट्रोनॉमी या ज्योग्राफी से कहां से लिंक हो गई? ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कहोगे मैं बताता हूं कैसे पॉसिबल नहीं वो होगा। जियोग्राफी या एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि हम स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? और जो जियोलॉजी है या जियोग्राफी है, जियोग्राफी में हम अपने आसपास अर्थ के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी हो रही है किसके बेसिस पे करोगे? तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है? स्टार्स को देखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। तो क्या करोगे? टेलीस्कोप लगाओगे, देख लो स्टार, जो भी स्टार देखना देखो, टेलीस्कोप लगाओ। ओशियन, समुद्र की गहराई मेजर करनी है, ओशियनोग्राफी। समुद्र की भी कोई स्टडी करता है, ओशियनोग्राफी। अब वो ओशियनोग्राफी में क्या यूज किया जाएगा? डिवाइसेस वगैरह यूज करोगे, तो कौन बनाएगा वो सारी डिवाइस? फिजिक्स। हिस्ट्री लास्ट है, हिस्ट्री। हिस्ट्री से कैसे रिलेट करेंगे? बड़ी सिंपल सी चीज है। हिस्ट्री में हम देखते हैं बहुत पुरानी पुरानी चीजें, अवशेष निकाले गए। सुना होगा कि आज यहां पर खुदाई, मोहनजोदाड़ो में खुदाई की गई, वहां पर 1000 साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए। भाई अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन उनको पता कैसे चला कि ये 1000 साल पुराना है? क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था 1000 साल? नहीं। क्या किया उन्होंने? कार्बन डेटिंग, नाम सुना होगा। कार्बन डेटिंग करके, एक तरीके की डिवाइस होती है, कार्बन डेटिंग करके उन्होंने क्या पता किया कि वो ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। तो मतलब इसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं हिस्ट्री के लिए, वो भी बनाने वाला कौन? फिजिक्स। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अरे तो हर जगह ही फिजिक्स है, हमारे आसपास हर जगह फिजिक्स है। हम चल रहे, फिर रहे, देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हो, हर जगह फिजिक्स है। यहां तक कि हमारे चलने में भी फिजिक्स है। कैसे? हम चलते क्यों हैं? कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। सोचो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होता तो हम चलते भी नहीं। अब सोच सकते हो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका निचोड़ है फिजिक्स, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स है। खाना खाने से लेकर हर एक काम करने तक, जो भी तुम काम करते हो अपने दिन डेली, वो सब काम करने के लिए फिजिक्स ही जिम्मेदार है। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसे समय में छोड़ दिया जाए जहां पर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं का मतलब ना ही लाइट हो, ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना एसी हो, ना फैन हो, क्या तुम एज्यूम कर सकते हो कि उसमें मैं जिंदा रहूंगा या नहीं? मन में यही ख्याल आ रहा है, मैं वहां पर कैसे जिंदा रहूंगा, मेरे हाथ में मोबाइल ही नहीं है। आजकल के लोग, बच्चे देखा होगा, 2 से 3 साल होते नहीं, हाथ में मोबाइल लेकर काम करने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं, ठीक है? तो आजकल के लोग तो बिना मोबाइल के चल भी नहीं पाएंगे। सोचो 60-70 साल पहले के लोग, जब ये सब नहीं थे, तभी भी वो सब जिंदा थे। लेकिन तुम अगर वहां पर चले गए, बाई चांस फ्यूचर में टाइम मशीन किसी ने बनाया और उस टाइम मशीन से तुम 1800 या 1700 बाबर के समय में चले गए, ठीक है? तब क्या करोगे? वहां तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कहोगे लाइफ तो बोरिंग हो गई, कुछ करने को है ही नहीं। तो करते क्या थे जब इस समय में हो? क्या करते हो? पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हो, यही काम है, ठीक? उसके बाद ये टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फोर्स इन नेचर। फोर्स इन नेचर। नेचर में हमारे आसपास बहुत सारे फोर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे का मैं मतलब ये बता रहा हूं कि अगर तुम अभी तक 11 से पहले अगर पढ़ते आए होगे, स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता होगा फोर्स के बारे में। बच्चों, फोर्स क्या होता है? बेसिकली बच्चे को यही समझाया जाता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चे यही जानते हैं। अभी भी अगर किसी से पूछो पुश और पुल मतलब किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। बट अगर मैं ये बोलूं कि हर एक चीज में केवल पुश होता है, पुल तो होता ही नहीं कहीं, तब कहोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुल क्यों नहीं होगा? मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पुल होता ही नहीं है, हर जगह पुश होता है। सपोज अगर मान लो कि ये एक बॉटल है, ठीक है? अब ये जो बॉटल है, अब इस बॉटल को मैं अगर तुम्हारे तरफ पुश करता हूं
ठीक है, क्या करता हूँ, पुश करता हूँ, तो ऐसे हाथ लगाऊंगा और ऐसे में ठेलूंगा, तो इस डायरेक्शन में ये जब जा रहा है, ये क्या है, पुश। ओके, अब देखो मैंने अपनी तरफ किया, अपनी तरफ क्या किया, सबसे पहले हाथ ऐसे लगाया, फिर क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ क्या कर रहा हूं, रियल बताओ, यहां से देखो क्या हो रहा है, पुश ही तो हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो ये खींचना नहीं हुआ, ये भी तो एक तरीके का क्या है, पुश ही तो है, इसका मतलब पुल भी एक तरीके का क्या है, पुश है। हर एक चीज में यही होता है। दरवाजा खोलो, हैंडल पकड़ते हो, तो हैंडल जब पकड़ते हो तो क्या करते हो, हैंडल को पकड़ करके ऐसे लेकर आते हो, तो वहां भी क्या कर रहे हो, पुश। कहीं भी चीज देख लो, हर जगह तुम सबसे पहले क्या करोगे, पुश ही करोगे, पुल तो कभी नहीं करोगे। ठीक, इसका मतलब क्या, पुल तो होता ही नहीं। अब चलो मैं एक चीज बताता हूं, एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, अब वो बॉल नीचे आ रहा है, कहोगे ये तो अर्थ ने उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ अपनी तरफ उसे खींच रहा है, खींचने का मतलब क्या, पुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि अर्थ ने उसको हाथ तो नहीं लगाया, आजा मेरे पास ना, उसको क्या किया, वहां पर एक फोर्स लगा ग्रेविटेशनल का और वो नीचे चला आ रहा है। कहोगे यहां तो पुल है, मैं कहूंगा नहीं, वहां भी पुल नहीं है। आप पूछोगे कैसे, वहां तो पुल तो था। मैं समझा सकता हूं कैसे नहीं है। जैसे मान लो कि ये जो बॉल है ये दो चीजों के बीच में है, किसके किसके बीच में, नीचे अर्थ है और ऊपर क्या है, स्पेस है। हमें पता है ये पूरा यूनिवर्स दो ही चीज तो है, अर्थ स्पेस है, और स्पेस तो हर जगह ही, एक अर्थ है और स्पेस। अब जो ये स्पेस है, इस बॉल के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स। अर्थ भी इस बॉल के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स। मतलब ये अर्थ इसको क्या करना चाह रहा है, पुश, और स्पेस भी इसको क्या कर रहा है, पुश। लेकिन क्या है, जो स्पेस है इसका पुश ज्यादा है। तो बताओ, जब स्पेस ने बॉल को ज्यादा पुश किया तो वो कहां जाएगा, सिंपल सी बात है, वो सीधा अर्थ पे ही आएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया भाई, हर चीज किसी ना किसी चीज से एक्सप्लेन हो सकती है। मैंने कहा हर जगह यहां तो पुश है। ठीक, तो फोर्स नेचर में तो बहुत सारे होते हैं। अब जैसे कोई भी चीज पानी में डालते हैं तो देखा होगा, पानी में डालते ही वो चीज ऊपर की तरफ आती है। हाँ, क्यों, कहोगे बियॉन्ड फोर्स की वजह से, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ बायोंसी, जिसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आता है। हाँ, ऐसे ही अगर और भी फोर्सेस की अगर हम बात करें, जैसे हम चलते हैं, हमारे चलने में कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जिम्मेदार है। वहां पर क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा। एक स्ट्रिंग में फोर्स आता है, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रिंग में भी फोर्स, जब देखो कोई एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को खींचो तो उसके अंदर भी एक फोर्स स्टोर होता है, जिसे हम रिस्टोरिंग या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसे हम काउंट करने लगे तो हमारे नेचर में 50 से ज़्यादा फोर्सेस मैं काउंट करवा दूं। किसी चीज़ को हम धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, राइट। ऐसे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, और सब फोर्सेस के बारे में पढ़ना तब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। इतने सारे फोर्सेस कहाँ से हम लर्न करेंगे, छोटा सा दिमाग, इतने सारे फोर्सेस कहाँ से हम भर लें। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको हम यूनिफाई करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था यूनिफिकेशन के बारे में। यूनिफिकेशन का मतलब इतने सारे फोर्सेस को कंबाइन करके एक फोर्स बना दिया जाए, ठीक है। तो यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो यूनिफिकेशन करते करते साइंटिस्टों ने नेचर में केवल 4 तरीके के फोर्सों के बारे में बताया। कहा कि इससे ज्यादा अब हम यूनिफाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बॉल ऊपर फेंकते नीचे आ गया, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसमें आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स में। जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, किस लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। और यहां तक कि इतनी दूर दूर की चीजें में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें किससे एक्सप्लेन हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसके लिए देखो 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सपोज मान लो कि अपने हैंड से ही बता रहा हूँ, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दोनों कैसे हैं, रफ है। ये भी रफ है और ये भी रफ है। जब दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में लाकर आया, मैं यहाँ पर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में रखा हूँ। अब कांटेक्ट में रखने के बाद इन्हें हमें रब करना है। रब करने का तरीका ये, ऐसे हम इसको रब नहीं कर सकते हैं, रबिंग होगा ही नहीं।
रबिंग करने के लिए हमें इस पोजीशन में हाथों को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो जब हम इस तरीके से रब करते हैं तो क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास एटम्स बना होता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है रबिंग से वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के पास। ऐसा करने से क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके पास चार्ज आता है पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या हैं, अपोजिट। अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी अट्रैक्शन का होगा फोर्स। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सोचो ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव होता तब क्या होता, इसमें अट्रैक्शन अब नहीं होता, तब ये एक दूसरे को ऐसे रिपल करते हैं, ऐसे दूर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये जो फोर्स है इसमें अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, लेकिन ये फोर्स कौन सा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, बट यहाँ तो चार्जेस हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, वो फोर्स का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसमें क्या क्या होती है, इसमें अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन ही होता है। ठीक। और थर्ड पॉइंट जो है इसका, उसमें क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेचर में वीक होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। जैसे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, ठीक। और अगर कोई दो पर्सन आमने सामने खड़े हैं, उनके बीच में भी वो फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स हमें पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ये फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत वीक होता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखता हूँ, लिखते समय क्या होगा, ये इंक जो है एक ऑब्जेक्ट है और ये वाइट बोर्ड दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में रबिंग हुआ और रबिंग से क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही क्या होता है, ये इंक बोर्ड के कांटेक्ट में आता है और इससे चिपक जाता है, लेकिन ये इंक नीचे की तरफ नहीं जाता है। प्रूफ क्या करता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वीक है, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। कितना वीक है, तो ये नंबर याद रखना, ये होता है 10 की पावर 36 टाइम्स वीक। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये पॉइंट याद रखना है तुम्हें। ये कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और इसका एक पॉइंट और याद रखना है, कौन सा, कि दोनों ही लॉन्ग रेंज के फोर्सेस होते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है दोनों ही फोर्सेस इन्फिनिटी तक काम करते हैं। डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तभी भी ये फोर्स काम करते हैं। कैसे पता? अर्थ चारों तरफ घूम रहा है सन के, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है फिर भी घूम रहे हैं। इसका मतलब ये, इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो लॉन्ग रेंज के फोर्सेस में आते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मान लो कि हमारे पास दो फोर्सेस आ गए नेचर में, तीसरा कौन सा हम फंडामेंटल फोर्स की बात कर सकते हैं। तो तीसरा एक ऐसा फोर्स लेते हैं जो केवल एटम, अभी हम बात कर रहे थे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस में अब कोई एटम हो, अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस एटम के न्यूक्लियस में। तो इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये समझ लो कि 10 की पावर -9 मीटर तक इनकी बीच की डिस्टेंस होती है। इतना कम जब डिस्टेंस होता है तो इस डिस्टेंस पर, इस प्रोटॉन पर इसके बगल वाला जो प्रोटॉन होता है उनके बीच में भी एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ दो प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर
जो प्रोटॉनों पर लगने वाला फोर्स होता है विद इन न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है उसे नाम रखा गया न्यूक्लियर फोर्स। बट ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ मैंने लिखा हो देखो, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स विद इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही लगने वाला एक फोर्स है जिसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक। और इसमें भी केवल और केवल अट्रैक्शन का ही फोर्स होता है। बहुत कम जब डिस्टेंस होती है तो अट्रैक्शन का ही फोर्स होगा, डिस्टेंस लेकिन कम होनी चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये वाला जो फोर्स है याद रखना नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई भी नहीं है, ठीक। इसीलिए जब हम कभी भी किसी चीज़ को रब करते हैं वहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलता है, केवल क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, कितना भी रब हो जाएगा वो निकलने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। अब समझ सकते हो, ये तो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट ये इससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अब समझ सकते हो, अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है तो क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उसमें क्या खासियत होती है, तो चौथा पॉइंट इसमें लिखा नहीं हूँ तो स्पेस नहीं था, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है कि ये भी डिस्टेंस कम ही होता है, लेकिन अगर मान लो कि इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, ये एक प्रोटॉन है ये दूसरा प्रोटॉन है और इसके बगल में ये तीसरा प्रोटॉन है और ये चौथा प्रोटॉन है, ठीक। तो पहला और चौथा इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। पहले क्या था कि जो ये वाले दो प्रोटॉन थे इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी, तो इनके बीच में एक फोर्स लगा, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस अब ज़्यादा हो गई है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इसके कंपेयर में तो ये वीक होगा, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो एक एटम के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, मतलब एटम के अंदर दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं, ठीक है। तो इसका भी अगर पहला पॉइंट लिखोगे तो क्या बनेगा, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स विद इन न्यूक्लियस। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स विद इन न्यूक्लियस। पहला पॉइंट तो यही बन गया हमारा, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स विद इन न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे थे, अट्रैक्शन, यहां भी केवल अट्रैक्शन ही होगा, तो सेकेंड पॉइंट में सेम, इट हैज ओनली अट्रैक्शन, हैज ओनली अट्रैक्शन। एक पॉइंट और, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो इसका जो है ये तो अतः हम समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो ये वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये वीक होता है और इससे भी वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये नेचर में इतना याद रखना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है, जैसे लिख लेना, it is weaker than strong nuclear force, it is weaker than strong nuclear force, ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और इसके बाद आता है तुम्हारा कंजर्वेशन लॉज।
कंजर्वेशन लॉज जैसे कि पढ़ा होगा तुमने 9th में, मोमेंटम का कंजर्वेशन, मास का कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंजर्वेशन, और भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे ये कंजर्वेशन के लॉज भी की जो क्वांटिटीज़ होती है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे और भी अभी तो 3 ही तुम्हें पढ़ना है, कौन कौन सा? मास, एनर्जी, मोमेंटम, चार्जेस। 11th 12th में ये 4 चीज़ों के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। पहला है मास का कंजर्वेशन जो तुमने 9th में पढ़ लिया है, और एनर्जी का भी कंजर्वेशन पढ़ा था, अब मोमेंटम का भी पढ़ा था। अब यहाँ पर जब 12th में पहुँचोगे तब आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो कंजर्वेशन जो लॉज होते हैं उनको लिखने का तरीका एक ही जैसा होता है। जैसे हेडिंग डाल लेना कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज। अब इस कंजर्वेशन लॉज में कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे मास का कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंजर्वेशन हो गया। तो इन सब का कंजर्वेशन है यहाँ पे। अब इसमें लिखने का तरीका देखो कि जो कंजर्वेशन लॉज है इसके बारे में तुम्हें पढ़ा होगा कि जैसे कि मास की अगर हम बात करें तो मास वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। अगर जैसे मास के बारे में लिखना पड़े क्या लिख सकते हैं? वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास, इट कैन ओनली ट्रांसफर इट वन फ्रॉम टू अनदर। मतलब क्या? हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब जैसे रब किया था, रब करने से मास भी तो कुछ ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है। रबिंग में भी एक ऑब्जेक्ट से मास दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक। लेकिन कभी भी हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते, बस ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मास है वैसे ही सेम प्रोसेस हमारा एनर्जी का भी है। एनर्जी को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र। मतलब ये जो क्वांटिटीज़ हैं सबका हम केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक था? जब तक देखो मैंने बताया था कि हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स 1900 के पहले वाली जो फिजिक्स थी, उसके बाद आइंस्टाइन आए थे, तो उसके बाद बना था मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन सबको याद होगा ना, तो E = mc² में क्या उन्होंने बताया था कि मास को उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी तक क्या था कि सबको पता था मास तो डिस्ट्रॉय ही नहीं होता था। आइंस्टाइन ने बताया नहीं, मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, और मास को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको कन्वर्ट किस में कर दिया था? एनर्जी में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो तो फॉलो ही नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आइंस्टाइन आए तो ये कंजर्वेशन लॉज बदले गए, उससे पहले नहीं बदला गया। जब मॉडर्न फिजिक्स आया तो कंजर्वेशन लॉज भी चेंज हो गया, ठीक है। तो उससे पहले तक तो हमें पढ़ना था, इसलिए अभी भी हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंजर्व्ड हैं। लेकिन जब 12th में पहुंचोगे तो वहाँ पर तुम्हें लास्ट टर्म में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, तब वहाँ पे बताया जाएगा हम तो मास को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए प्रूफ दिया था कि किस तरीके से हम मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका मानना था कि जब जैसे मान लो कि क्या कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब, जब एटॉमिक बॉम्ब जब परमाणु बम फटता है तो उसके साथ क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रॉय होता है तो उन्होंने कहा कि उसके साथ एक पॉजिट्रॉन, मान लिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे पॉजिट्रॉन है, दोनों मिलकर रहेंगे तो मास के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब डिस्ट्रॉय होगा तो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके साथ एक और एटम या कह सकते एक और एलिमेंट डिस्ट्रॉय होता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। तो जैसे अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो कि 100 है, ठीक है। अब उसमें उस 100 में क्या है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जैसे कि मान लो कि 50 पॉजिट्रॉन्स या प्रोटॉन मान लो, 50 न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक। अब इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 50 प्रोटॉन्स भी हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, अगर सपोज मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया,
खत्म हो गया एक इलेक्ट्रॉन। तो कहा इसके साथ जो है कि एक प्रोटॉन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन साथ में डिस्ट्रॉय होगा तो इसका जो मास था 100, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी नेचर में फिक्स रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो रिलेटिविटी की थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया गया और इसके बारे में उन्होंने बताया था, राइट। तो इसके लिए अभी भी हम लेकिन क्लासिकल पढ़ते हैं, तो अभी हम आइंस्टाइन के ऊपर नहीं चलते हैं, तो वो थ्योरी तुम लिखना बाद में, पहले कंजर्वेशन लॉज लिख लेना। क्या लिखना? वी कैन नॉट, चलो लिखो, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, we cannot create or destroy, it can only transfer it from one system to other, but net quantity in nature is constant। ठीक है, तो इसमें जो ये डैश वाला पोर्शन है, इसमें मास अगर फिल करो तो क्या बन जाएगा? वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास, इट कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, बट नेट क्वांटिटी इन नेचर इज कांस्टेंट। अगर एनर्जी का बनाओगे तो ब्लैंक में क्या भर दोगे? एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। ठीक है, मतलब इस ब्लैंक में तुम चाहे मास भरो, एनर्जी भरो, मोमेंटम भरो या इलेक्ट्रिक चार्जेस भरो, सब लॉज हो जाएगा किसका? कंजर्वेशन लॉज। अगर जैसे कंजर्वेशन लॉज ऑफ मास तो यहाँ पर मास भर दो, कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी तो यहाँ एनर्जी फिल कर दो। मतलब एक ही जो डेफिनेशन है 1 2 3 4 इन चारों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन लॉज। और उसके बाद इस टॉपिक में, या फिर कह सकते हैं इस जो हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, पहला चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें और याद करना पड़ेगा। 1-2 टेबल है। एक टेबल है लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जो कि इस वीडियो में होगा। और दूसरा जो हमारा है वो है जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में, तो उस कंट्रीब्यूशन को तुम्हें लर्न करना है। और ये 2 टेबल ज़रूर से ज़रूर तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल मैं देखता हूँ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल फोर्सेस पूछ लेता है, या फिर साइंटिफिक मेथड पूछ लेता है, या फिर साइंटिस्ट के नेम वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्ते।